हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में और एज पिरामिड के बारे में कि पॉपुलेशन डेंसिटी और एज पिरामिड एक्चुअल में होती क्या है। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की, मींस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। उसमें हमने नेटिलिटी, मोटिलिटी, इमिग्रेशन इन फैक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो कि एक पॉपुलेशन के ही कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, आज हम पॉपुलेशन एट्रीब्यूट का एक और पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर कितने ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट हैं या फिर कितने ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, कितने ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसके बारे में पढ़ते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। अगर हमें पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में नहीं पता होगा तो हम पॉपुलेशन का साइज बता सकते हैं, ना हम पॉपुलेशन का नंबर बता सकते हैं कि एक गिवन एरिया में कितनी पॉपुलेशन है एक स्पीसीज की। ठीक है, तो उसके लिए हमें पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जो होता है, उसमें हम जब उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सपोनेंशियल लॉजिस्टिक ग्रोथ जो कर्व होते हैं उनमें पॉपुलेशन डेंसिटी का बार बार नाम आएगा, तो वो ना वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, इस वजह से क्या है हम इसको पहले पढ़ते हैं। ठीक है, और अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बार बार ये टर्म्स जो हैं समझाई नहीं जाती, क्योंकि वो टॉपिक फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक वैसे है ना। तो उसको समझने के लिए हम ज़्यादातर जो कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें पहले ही अच्छे से डिस्कस कर लें, जहाँ जहाँ जो भी टर्म्स वहाँ यूज होंगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। एक्चुअल में पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या है, ये जो आइडेंटिफाई करने में, किसी भी पॉपुलेशन का नंबर बताने में कैसे हेल्प करती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। एक्चुअल में पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो किसी भी पॉपुलेशन का साइज होता है। पॉपुलेशन का साइज मतलब कि जैसे कि एक एरिया दे रखा है, मान के चलो 5 किलोमीटर का मान लो। ठीक है ना, 5 किलोमीटर का एक एरिया है, एक हैबिटेट है, सिंपल वे में कहें तो एक हैबिटेट है, एक इकोसिस्टम है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। वहाँ पे एक स्पीसीज रह रही है। यूँ तो इकोसिस्टम में बहुत सारी स्पीसीज रहती हैं, लेकिन हम एक स्पीसीज को लेके चलते हैं। एक स्पीसीज में मान के चलो 50 ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रह रहे हैं, तो वो हम कैसे पता करेंगे कि वहाँ पे जो उस स्पीसीज के 50 ऑर्गेनिज्म है। अब देखो, काउंट करके एक किसी अर्थ पे, जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है, टेरेस्ट्रियल पे जो स्पीसीज एग्जिस्ट करती है उसको तो हम काउंट करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये इस दुनिया में डाइवर्सिटी इतनी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि हम हर एक ऑर्गेनिज्म को क्या है काउंट करके उसकी पॉपुलेशन नहीं बता सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए फिर हमें कई जन्म लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या साइंटिस्टों ने क्या किया, जो इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसका एक फॉर्मूला बनाया पॉपुलेशन डेंसिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि जो मान के चलो पानी के अंदर, समुद्र के अंदर कितनी फिशेज हैं एक स्पीसीज की, कितनी उनकी संख्या हो सकती है, कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म वहाँ पे फिशेज के पाए जा सकते हैं। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए पॉपुलेशन डेंसिटी को यूज किया गया। उन्होंने एक टर्म बनाई पॉपुलेशन डेंसिटी, जो कि बताती है कि किसी भी पॉपुलेशन का साइज, किसी एक, जैसे 5 किलोमीटर का मैंने बताया था, वहाँ पे 50 ऑर्गेनिज्म है, तो वो जो 50 ऑर्गेनिज्म उस एरिया के अंदर जो रह रहे हैं उनको हम पॉपुलेशन साइज बोलेंगे। और उसको हम कैसे पता कर पाए हैं कि वहाँ पे 50 ऑर्गेनिज्म रहते हैं सेम स्पीसीज के, उस तरीके को हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है ना, ये कह सकते हैं हम पॉपुलेशन डेंसिटी से हम किसी भी पॉपुलेशन का साइज बता सकते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर कितने नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट हैं। ठीक है ना, ऑफ सेम स्पीसीज, याद रखना सेम स्पीसीज के। तो ये क्या है पॉपुलेशन डेंसिटी, इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल और द पॉपुलेशन बायोमास पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। ठीक है ना, देखो पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है ना वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है क्रूड डेंसिटी और एक होती है स्पेसिफिक डेंसिटी। ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आप नाम ही याद रख लें तो ज़्यादा बेटर है। क्रूड, CRUDE, ठीक है ना, क्रूड डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी। ठीक है,
तो मैं इनके बारे में जनरली बता देता हूँ, नॉर्मली बता देता हूँ, एक लाइन बता देता हूँ कि क्रूड डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होती है। क्रूड डेंसिटी जो होती है, एक टोटल मान के चलो एक 5 किलोमीटर का स्पेस है ना, 5 किलोमीटर का स्पेस है, कोई जगह है, कोई एरिया है, तो उस टोटल 5 किलोमीटर में कितने ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, कितने ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है ना, टोटल स्पेस में, उसको तो हम बोलते हैं क्रूड डेंसिटी। याद रखना, टोटल 5 किलोमीटर एरिया में कितने ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन कंप्लीट 5 किलोमीटर एरिया, ठीक है ना, उसको हम क्रूड डेंसिटी बोलते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक डेंसिटी होती है ना, एक मान के चलो एक 5 किलोमीटर के स्पेस में तो बहुत सारी स्पीसीज रह रही होंगी, बहुत सारी स्पीसीज रह रही होंगी, तो उनमें से एक छोटा सा पोर्शन ले ले, एक पर्टिकुलर हैबिटाट जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है, एक तरीके से जहाँ उसके लिए क्या है, खाने के लिए भी मतलब सब कुछ खाने रहने रिप्रोडक्शन हर चीज़ की व्यवस्था है वहाँ पे, एक छोटे से पोर्शन में ही, उस 5 किलोमीटर के एरिया में, मान के चलो 500 मीटर के एरिया में, सिर्फ 500 मीटर के एरिया में वो सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं जो उसको सर्वाइव करने के लिए चाहिए होती है। उस जगह पे जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी जो 5 किलोमीटर कंप्लीट एरिया के अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनको काउंट करेंगे, और स्पेसिफिक डेंसिटी में जो छोटे से एरिया के अंदर जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, पर्टिकुलर हैबिटेट में जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक डेंसिटी बोलेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना, तो ये जो टर्म है पॉपुलेशन डेंसिटी, ये किसको आइडेंटिफाई करती है, पॉपुलेशन का साइज, पॉपुलेशन की नंबर, ठीक है ना, उसको आइडेंटिफाई करती है। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉपुलेशन डेंसिटी। जो साइज होता है पॉपुलेशन का उसी को हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम एट ए गिवन टाइम, ये भी मैंने बता दिया कि कितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है एक एरिया में एक निश्चित समय में, या फिर कह सकते हैं हम वॉल्यूम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अफेक्टेड होती है बाय एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कैसे हो सकते हैं, या तो एबायोटिक हो सकता है या फिर बायोटिक हो सकता है। एबायोटिक आपको पता ही है, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, स्पेस, न्यूट्रिएंट्स। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को, पॉपुलेशन डेंसिटी को। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर कितने ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रह रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है ना जो पॉपुलेशन के अंदर। अब वो टेम्परेचर अगर नहीं हो, ये हम पढ़ चुके हैं रिस्पॉन्स कैसे करते हैं ऑर्गेनिज्म, अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाए तो क्या हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। अगर मान के चलो एक ऑर्गेनिज्म मर गया किसी भी वजह से, इन फैक्टर की वजह से, एबायोटिक फैक्टर की वजह से कोई एक ऑर्गेनिज्म मर गया, पहले 50 थे अब 49 हो गए, तो उसका पॉपुलेशन चेंज हो गया ना, है ना, उस पर अफेक्शन हो गया ना। देखो पहले थे 50 अब है 49, तो उसकी पॉपुलेशन चेंज हो गई। अब पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम काउंट करेंगे तो वो भी चेंज हो जाएगी, पहले 50 थे अब 49 हो गई, ठीक है ना। तो उसकी परसेंटेज अगर हम काउंट करेंगे तो वो भी चेंज हो जाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी की परसेंटेज अगर हम काउंट करें तो वो भी चेंज हो जाएगी। तो एक ऑर्गेनिज्म मरने से या फिर वहाँ पे क्या है कोई ऑर्गेनिज्म बर्थ हो जाए उसका, उससे भी, तो उससे क्या हो फर्क हो गया, पॉपुलेशन में चेंज आ गया, पॉपुलेशन डेंसिटी में चेंज आ गया। इसलिए क्या है एबायोटिक फैक्टर जो है पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। बायोटिक फैक्टर ऑल्सो अफेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे कि खाना नहीं मिलेगा तो भाई, खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएगा इंसान। पैथोजन ये क्या करते हैं, बीमारी फैलाते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। पैरासाइट्स ये हार्म पहुंचाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी बॉडी के ऊपर रह के। कॉम्पिटिटर ये उनसे खाना छीनते हैं या फिर कोई भी चीज़ ऐसी छीनते हैं जिनके बिना वो रह नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये क्या है, कॉम्पीट लड़ते हैं आपस में, कॉम्पीट करते हैं। तो ये सब क्या है बायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। देखो ये तो हो गया अफेक्ट जो होता है पॉपुलेशन डेंसिटी पर कैसे प्रभाव होता है एबायोटिक और बायोटिक का। लेकिन मैं एक बात और बता दूं आपको, जो टेक्निक हम यूज करते हैं ना पॉपुलेशन डेंसिटी में, कि जैसे कि मान के चलो हमें कोई एक फिश की पॉपुलेशन काउंट करनी है एक 100 मीटर के एरिया में, ठीक है। समुद्र का कोई छोटा सा पोर्शन ले लिया या फिर कह सकते हैं एक पॉन्ड ले लिया, है ना। तो उसमें एक फिश की पॉपुलेशन कितनी है वो हम कैसे काउंट कर सकते हैं। देखो साइंटिस्ट क्या करते हैं या फिर जो इकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं,
वो कुछ फिशेज को पकड़ते हैं वहाँ से। मान के चलो 5000 फिश उन्होंने पकड़ ली, ठीक है ना, उन्होंने 5000 फिश कैप्चर कर ली। अब वो क्या करेंगे, उन फिश पे क्या कोई कलर मार्क कर देंगे, उन फिश की बॉडी पे क्या कर देंगे, कलर मार्क कर देंगे उनको, ठीक है। अब उनको छोड़ देंगे, ऐसे रैंडमली उनको छोड़ दिया, ठीक है। अब छोड़ दिया, फिर वो पानी के अंदर रहने लगी। अब 1 वीक बाद फिर से वो वहाँ पे आएंगे, ठीक है ना, फिर से वो क्या करेंगे, उनको पकड़ेंगे, वापस से कैप्चर करेंगे, रिकैप्चर करेंगे। पहले क्या किया था, पकड़ा, कैप्चर बोलेंगे। अब दोबारा पकड़ रहे हैं तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, हम रिकैप्चर बोल रहे हैं, ठीक है ना, रिकैप्चर बोलते हैं। तो उसको वापस से पकड़ लिया। अब मान के चलो उन 5000 में से 500 तो ऐसी फिश हैं जो पहले ही पकड़ी जा चुकी थी, मतलब जब जिस पे कलर लगा दिया था। लेकिन 1000 ऐसी फिश निकल गई जो पहले नहीं पकड़ी गई थी, जिन पे कोई कलर मार्क नहीं था, ठीक है ना। तो उस बेस पे एक फॉर्मूला बनाया गया, ठीक है ना, कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, फॉर्मूला बनाया गया कि फॉर्मूला क्या है, टोटल इंडिविजुअल मार्क इन फर्स्ट सैंपल। पहले जो फिश पकड़ी गई थी ना, वो जिन पे कलर लगा दिया गया, तो जितनी फिश पकड़ी गई थी, कितनी पकड़ी गई थी, 5000 फिश पकड़ी गई थी, वो उसके मल्टीप्लाई में साइज ऑफ सेकंड सैंपल, मतलब टोटल कितनी फिश पकड़ी गई थी। दूसरी बार जब रिकैप्चर किया गया था तो टोटल फिश कितनी पकड़ी गई थी, 500 तो जिन पे कलर था उतनी पकड़ी गई थी, और 1000 जिन पे कलर नहीं था, मतलब टोटल कितनी पकड़ी गई थी दोबारा में, 1500, ठीक है ना। तो मतलब पहली बार में जितनी फिश पकड़ी गई थी मल्टीप्लाई बाय दूसरी बार में जितनी फिश पकड़ी गई है, ठीक है ना, अपॉन डिवाइड कर देंगे उसको किससे, कि जो सेकंड टाइम में मार्क जो हमें फिश मिली थी ना, मार्क फिश कितनी मिली थी, जो कलर से मार्क थी 500 मिली थी, उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, उससे डिवाइड कर देंगे। तो जो इसका आंसर निकल के आएगा, समझ लेना वही उस फिश की पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है ना। अब उसको जैसे मान के चलो 5000 मल्टीप्लाई बाय 1500 अपॉन 500, 5 से 1500 को 3 बार एक गया, तो 3 इंटू 5000 कितना हो, 15000। तो उस पॉन्ड के अंदर जो फिशेज थी ना, उस फिश की पॉपुलेशन कितनी है, 15000। कितनी पॉपुलेशन है उसकी, 15000 फिश वहाँ पे प्रेजेंट है। अब थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, एग्जैक्ट नहीं है ये, 15000 से थोड़ी ऊपर भी हो सकती हैं, 15000 से थोड़ी नीचे भी हो सकती हैं, लेकिन 15000 के आसपास ही मिलेगी, याद रखना। तो इस तरीके से क्या है, साइंटिस्ट ने ये फॉर्मूला अपनाया और इस टेक्निक का नाम दिया रिकैप्चर टेक्निक। पहले कैप्चर करना, फिर रिकैप्चर करना 1 वीक बाद है, और उन पे मार्क करना, या फिर हम कह सकते हैं मार्क रिकैप्चर कैप्चर टेक्निक, ठीक है ना, मार्क कैप्चर रिकैप्चर टेक्निक, किसी भी वे में बोल लो, ठीक है ना। तो उससे हम क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस टेक्निक से, मार्क कैप्चर रिकैप्चर टेक्निक, ठीक है ना। तो इसका नाम हो गया मार्क रिकैप्चर टेक्निक। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कि ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है किस किस से और अफेक्टेड हो सकती है। देखो बर्थ रेट मैंने क्या बताया था, नेटिलिटी में। अब देखो यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है, प्लस साइन मतलब ऐड हो रही है, ऐड हो रहा है ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के अंदर, मैं नेटिलिटी के अंदर बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, ठीक है। तो क्या है कि ये जो ऐड का साइन है, मतलब ऑर्गेनिज्म ऐड हो रहा है पॉपुलेशन के अंदर। तो पहले 50 होंगे तो अब 51 हो गए, 51 हो गए तो बढ़ गया ना एक ऑर्गेनिज्म, तो एक बढ़ गया तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो चेंज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म ऐड हो गया है। तो ऐड होने से क्या है, वो पॉपुलेशन डेंसिटी पे असर पड़ेगा और वो क्या है, चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही डेथ रेट के अंदर है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म घट जाएगा, मर जाएगा, ठीक है ना, डेथ हो जाए किसी ऑर्गेनिज्म की। इस टर्म को हमने क्या नाम दिया था, मोर्टेलिटी। उसको बर्थ रेट को तो दिया था नेटिलिटी, और डेथ रेट को मोर्टेलिटी। और ये इमिग्रेशन में आई आ रहा है तो इंट्री, ठीक है ना, इंट्री से याद रख, इन से याद रख लेना, आई मतलब इन का मतलब क्या होता है, अंदर आना, ठीक है ना, अंदर होता है। तो क्या है, इसमें कोई ऑर्गेनिज्म एक जगह से
दूसरी जगह पे जा रहा है, ठीक है ना, जहाँ पे जा रहा है वो वहाँ की पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहा है। तो ऐड का साइन मतलब प्लस का साइन लग गया क्योंकि इसमें एक ऑर्गेनिज्म ऐड हो रहा है। और यहाँ पे जहाँ से वो छोड़ के जा रहा है, जिस शहर को वो छोड़ के जा रहा है वो ई का मतलब एग्जिट, इससे याद रख लेना आप। माइग्रेशन मतलब आना जाना, एक जगह से पहले गया और फिर वापस आ गया, ये है, ठीक है ना। तो पहले गया, जहाँ से गया वहाँ तो माइनस आ गया और वापस आया फिर से ऐड हो गया, ठीक है ना। जहाँ पे जा रहा है वहाँ ऐड हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर इसका उल्टा वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये जो है पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं कुछ फैक्टर्स। अब हम बात करते हैं एज पिरामिड की। एक्चुअल में एज पिरामिड क्या होता है? देखो, एज पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिकल इलिस्ट्रेशंस होती हैं, जो कि बहुत सारे जो एज ग्रुप्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। किसी भी पॉपुलेशन की जो एज ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहले हम ये पढ़ लेते हैं। ए पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल। एक पॉपुलेशन किसी भी एरिया के अंदर एक निश्चित समय में क्या है, जो वहाँ के इंडिविजुअल होंगे, जितने भी वहाँ के इंडिविजुअल होंगे अलग अलग स्पीसीज के, उसको हम एज पिरामिड बोलते हैं। इट इज ए ग्राफिकल इलिस्ट्रेशन दैट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स in a population which forms the shape of pyramid when population is growing। ये क्या है? कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि उनकी रिप्रोडक्टिव स्टेज जो बता रखी है, रिप्रोडक्टिव स्टेज से क्या है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो एक पिरामिड के फॉर्म में हुआ है, ठीक है ना। जैसे पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो वो एक पिरामिड की फॉर्म आ जाएगी कि उस पिरामिड से हम ये बता सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जो हैं, इस एज ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे नेचर में सरवाइव कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी जो संख्या है वो किस तरीके से घट रही है या फिर बढ़ रही है, और किस एज ग्रुप के ज़्यादा ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, किस एज ग्रुप के कम ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, उन टर्म्स को क्या नाम दिया गया है। ये क्या है? ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। देखो, ये एज पिरामिड जैसी शेप के 3 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आपको दिख रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कितने स्टेयर्स हैं? 6 स्टेयर्स दे रखी हैं, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट 6। और यहाँ पे क्या मेंशन किया गया? प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। देखो, प्री रिप्रोडक्टिव के अंदर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो 15 साल से कम के होते हैं, मतलब जिनकी एज क्या है 15 ईयर से बिलो है, ठीक है ना। मतलब वो अभी कैपेबल नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए, वो अभी बिल्ड कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव पावर को अपनी बॉडी के अंदर कैपेबल करने के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या है? प्री रिप्रोडक्टिव। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 जो पिरामिड दे रखे हैं, एक एक करके हम समझते हैं। बेसिकली जो 3 ये जो पिरामिड दे रखे हैं, इनके अंदर 6 स्टेयर्स हैं। अब लास्ट वाला जो सबसे नीचे है, बॉटम में है, ये क्या शो कर रहा है? प्री रिप्रोडक्टिव। और जो ये है, ये क्या शो कर रहा है? 2nd and 3rd रिप्रोडक्टिव। और 4th, 5th और 6th क्या कर रहा है? सो पोस्ट रिप्रोडक्टिव। देखो, सबसे ज़्यादा किसकी पॉपुलेशन है? प्री रिप्रोडक्टिव की, मतलब कि जो 15 ईयर से कम के हैं, सबसे ज़्यादा उनकी एज ग्रुप यहाँ पे शो कर रखी है। और जो मतलब रिप्रोडक्टिव है, जो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल है, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनकी 2nd और 3rd में शो कर रखी है, मतलब थोड़ी सी कम है किससे? प्री रिप्रोडक्टिव से, ठीक है ना। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव से कम है, मतलब ये क्या है? बहुत कम है इन एज कम्पेयर टू रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव। तो ये क्या शो कर रहे हैं? ये एज ग्रुप को शो कर रहे हैं। रिप्रोडक्टिव के अंदर आते हैं 15 से लेके 45 के एज के बीच के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो आ जाते हैं, और 45 से अबव के जो होते हैं वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव आ जाते हैं। और जो कि फीमेल होती है, यहाँ पे मीनोपोज भी आता है। 45 की एज पे मीनोपोज होते हैं ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब सीज हो जाती है, रुक जाती है, तो उस कंडीशन को हम मीनोपोज बोलते हैं। तो वो भी 45-50 के आसपास की एज के पास ही जो है वहाँ पे मीनोपोज होता है, तो वो भी क्या है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब देखो, ये एक्सपेंडिंग शो कर रही है, ये पॉपुलेशन जो है एक्सपेंडिंग मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। देखो, जितनी ज़्यादा प्री रिप्रोडक्टिव के ऑर्गेनिज्म होंगे किसी भी पॉपुलेशन में, तो उतनी ही ज़्यादा पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी,
जब वो कैपेबल हो जाएंगे रिप्रोडक्शन के लिए, तो क्या है, मान के चलो 1000 जो इंडिविजुअल हैं जो कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज में हैं अभी, ठीक है, और वो क्या है 1000 जब रिप्रोडक्टिव फेज में आएंगे, तो जब 1000 रिप्रोडक्शन होगा तो उनके इंडिविजुअल बढ़ जाएंगे ना, उनकी जनरेशन बढ़ेगी ना, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, मान के चलो रिप्रोडक्टिव इस वाले फेज में 500 ऑर्गेनिज्म है, तो 500 ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। और यहाँ पे जब प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन होगा, आगे चल के ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, ठीक है ना, इसलिए इस ग्राफ का जो पिरामिड का जो नाम दे दिया वो एक्सपेंडिंग दे दिया। अब यहाँ पे क्या है, जो रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव वो क्या है, सेम है, ठीक है ना, सेम है। तो जब रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव सेम है तो ना, तो मतलब इसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे रिप्रोडक्टिव वाले में उतने ही ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं नेक्स्ट में, है ना, और प्री रिप्रोडक्टिव में जो आगे जब ये कैपेबल हो जाएगा रिप्रोडक्शन के लिए तो क्या होगा, तो भी उतनी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, है ना। तो जितनी इसकी इंक्रीज हुई उतनी ही इसकी इंक्रीज हुई, मतलब बराबर बराबर इंक्रीज हुई, पॉपुलेशन बराबर बराबर इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो बराबर बराबर हो रही है तो क्या है, वो इक्वल हो गई तो क्या है, एक तरीके से स्टेबल पॉपुलेशन है, ये एक तरीके से स्टेबल है, एक जगह पे रुकी पड़ी है, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है ना। इक्वल अमाउंट में जो इक्वल जो नंबर जो है ऑर्गेनिज्म का वो बढ़ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे नेटिलिटी ज़्यादा है भाई, प्री रिप्रोडक्टिव में बर्थ रेट ज़्यादा है ना, यहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है, तो बर्थ रेट ज़्यादा होगा तो जनरेशन ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो आगे भी पॉपुलेशन, जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में जाएंगे तो उतनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। और यहाँ पे दोनों की मात्रा कितनी है, इक्वल है, दोनों के नंबर कितने हैं, इक्वल है, रिप्रोडक्टिव भी और प्री रिप्रोडक्टिव भी। और इसके अंदर देखो रिप्रोडक्टिव जो है वो ज़्यादा है और प्री रिप्रोडक्टिव जो है वो कम है। अब ये तो क्या है, बढ़ जाएगा, लेकिन ये क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव क्या है, घट जाएगा। जब ये रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होंगे तो इसकी जो जनरेशन होगी, पॉपुलेशन होगी वो कम होगी, और इसकी जो जनरेशन या पॉपुलेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है ना। इसलिए इसको नाम दे दिया डिक्लाइन। जितनी प्री रिप्रोडक्टिव की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उतनी ही पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, जितनी कम होगी पॉपुलेशन उतनी ही डिक्रीज होगी, ठीक है ना। और अगर इक्वल अमाउंट है तो स्टेबल होगी, ठीक है ना। प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव जो है वो इक्वल अमाउंट में, इक्वल नंबर में है, और इसमें क्या है, रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है और प्री रिप्रोडक्टिव कम है, और इसमें प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है और रिप्रोडक्टिव जो है वो कम है। इसलिए इसको एक्सपेंडिंग, इसको स्टेबल और इसको डिक्लाइनिंग फेज बोल दिया गया, नाम दे दिया गया है इनका, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम एज पिरामिड, ठीक है, कि किस किस एज के ग्रुप जो हैं वो इंडिविजुअल को किस जगह पे मेंशन किया गया है, किस जगह पे वहाँ पिरामिड के अंदर पोजीशन मिली है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं एज पिरामिड। तो हमने क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी और एज पिरामिड के बारे में बात किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होती है, लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होती है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, ठीक है ना। उसके बाद एक टॉपिक और रह जाता है इस चैप्टर के अंदर, कौन सा, सक्सेशन नाम का, इकोलॉजिकल सक्सेशन। आपके दो टॉपिक इस चैप्टर से रह गए हैं, एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ और दूसरा इकोलॉजिकल सक्सेशन। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, 2 या 3 लेक्चर जो भी होंगे। तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज जो कमेंट कर सकते हैं आप मुझे। एक चीज़ और बताने वाला था, मैंने शायद लास्ट लेक्चर में बोला था कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बताने वाला हूँ, शायद मैंने वो पहले लेक्चर में नहीं बताया, मैं इस लेक्चर में बताने की बात की थी। तो वो एक्चुअल में वो पॉइंट्स क्या हैं पॉपुलेशन के। देखो जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन और इंडिविजुअल है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है आप लोगों को पता है। देखो इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म है, पहला वो सरवाइव नहीं कर सकता अकेले, ठीक है, और पॉपुलेशन है, अगर पॉपुलेशन होगी
तो ही इंडिविजुअल सरवाइव कर पाएगा। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना आप? ये मैं लाइव क्लास में वैसे बता चुका हूँ, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिन्होंने वो लाइव क्लास अटेंड नहीं की थी, इस वजह से क्या है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ दोबारा। देखो, इंडिविजुअल एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जब वो अकेला है, उसके आसपास कोई भी नहीं है, उसकी स्पीसीज का और कोई ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? आप सोचो जरा, सरवाइव कर पाएगा क्या वो? और कब तक सरवाइव कर पाएगा? मान के चलो इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान हो, अर्थ पे सिर्फ एक इंसान हो और बाकी सब ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक इंसान हो, एक पॉपुलेशन, एक स्पीसीज का एक इंसान है, तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। पहली बात, और स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म उसको छोड़ेंगे नहीं। उनसे अगर वो बच भी गया, मान के चलो बच भी गया किसी भी तरीके से, ठीक है ना, इंसान है, आखिर दिमाग तो है ही उसके पास में, कुछ ना कुछ दिमाग लगा के वो क्या है, बच जाएगा, ठीक है। तो वो बच गया, खाना भी उसको मिल रहा है, खाने की व्यवस्था भी उसने कर ली अपनी, कर लेगा आराम से, ठीक है ना, पेड़ पौधे हैं बहुत सारे जहाँ से वो अपनी खाने की व्यवस्था कर सकता है। लेकिन उसको जीने के लिए या फिर उस अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? रिप्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। और रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, एक अलग पार्टनर भी चाहिए होगा जो कि सेम स्पीसीज का होना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो पार्टनर है ही नहीं तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या है, जितनी उसकी लाइफ स्पान है, जितना वो स्ट्रगल कर सकता है सरवाइव करने के लिए, वो उसकी तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही उसकी लाइफ स्पान ख़त्म हो जाएगी, मतलब उसका स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा, स्ट्रगल नहीं कर पाएगा, खा नहीं पाएगा, अच्छे से रह नहीं पाएगा, तो क्या है, वो उसकी डेथ हो जाएगी। और डेथ हो जाएगी तो क्या, उसकी स्पीसीज का कोई ऑर्गेनिज्म रहा ही नहीं, अब एक्सटिंक्ट हो गया बिल्कुल ही। तो जब वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा तो इस वजह से कहते हैं कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सरवाइव नहीं कर सकता इंडिपेंडेंटली। वो डिपेंड होता है अपनी पॉपुलेशन की, स्पीसीज जो होती है ना, खुद की जो सेम स्पीसीज की जो पॉपुलेशन होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब पॉपुलेशन है वो सरवाइव कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकती है। इसलिए मैंने बोला था पॉपुलेशन जो है अच्छे तरीके से एग्जिस्ट कर सकती है, बट इंडिविजुअल अच्छे तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर सकता है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।